हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। अभी रिसेंटली ही मार्च में उत्तराखंड में बजट जो है वो पेश किया गया। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पास्ट पर्सपेक्टिव्स बताता है, प्लस उसी के हिसाब से जो बजट है वो फ्रेम भी किया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत लिंक्ड होती हैं। सो इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में कवर करने का डिसाइड किया है। ये इकोनॉमिक सर्वे आपके आने वाले उत्तराखंड के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा। माई सेल्फ रवनीत कौर, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे में एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस वीडियो में मिस हो, क्योंकि शायद ही कोई पॉइंट होगा जो कि इस वीडियो में आपको ना लगे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो हर एक पॉइंट जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट्स उठाई गई हैं इकोनॉमिक सर्वे से उत्तराखंड के। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में इनकरेक्ट कौन सी है। क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से फ्रेम होके आ सकता है, सो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है इकॉनमी की। बिल्कुल सही पॉइंट है। आपकी इकॉनमी कितनी ग्रो हुई, कितनी फॉल हुई, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे से हमें पता लगती हैं। हर एक डाटा इकोनॉमिक सर्वे आपकी इकॉनमी का क्या करता है, काउंट करता है। सेकेंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ओपिनियन जो भी होते हैं उन सबको भी ये लेके चलता है सर्वे में। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, फिर जॉब से रिलेटेड जो चीज़ होगी, मनी की कोई प्रॉब्लम, इन सबको भी क्या करता है, काउंट करता है इकोनॉमिक सर्वे। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। पहला दूसरा पॉइंट कॉमन सेंस से ही सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ये हर एक चीज़ का एनालिसिस करता है कि अभी तक इकॉनमी में हमने कितनी अचीवमेंट कर ली हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हम और कितना ज़्यादा फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट्स देता है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स देता है हमें। ये पॉइंट भी सही है। ब्राइट फ्यूचर है, डल फ्यूचर है, हर चीज़ के बारे में ये पहले ही बता देता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो इसको पब्लिश करते हैं, और ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं। ये पॉइंट गलत है। देखिए, तीन पॉइंट अगर आपने कॉमन सेंस से सही लगा लिए तो फोर्थ पॉइंट ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि इनकरेक्ट हमें फाइंड करना था। अब ये गलत क्यों है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक है ये तो इसको पब्लिश करता है, लेकिन ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का नहीं है, ये आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट का है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आए कौन सा डिपार्टमेंट एसोसिएटेड है इकोनॉमिक सर्वे के लिए उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है। प्लीज़ नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि ये जो गोल्डन कार्ड्स उत्तराखंड में दिए जा रहे हैं ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये किस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी को, हेल्थ की, या फिर डिसेबल्ड पीपल की फैसिलिटी को। आपको बताना है गोल्डन कार्ड किस चीज़ से एसोसिएटेड है। अगर आप में से किसी के पास गोल्डन कार्ड होगा तो आप जानते ही होंगे ये आपका हेल्थ फैसिलिटी से एसोसिएटेड है। कैसे? एक्चुअल में ये गोल्डन कार्ड किस लिए है, आयुष्मान योजना के लिए है। हमने ये योजना बहुत बार करंट अफेयर में कवर करी है। इस योजना के अंतर्गत हर एक परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, या फिर आप कह सकते हो हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, ये हेल्थ से एसोसिएटेड है जिसमें आपको हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। ये कार्ड दिखा के ही आप फैसिलिटीज़ जो हैं वो ले सकते हो। गोल्डन कार्ड डायरेक्टली आपका हेल्थ से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोल्डन कार्ड कौन सी स्कीम से रिलेटेड है, तो वो आपकी है आयुष्मान स्कीम, जिसको हम अटल आयुष्मान स्कीम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। ये सारी स्कीम्स जो डाली गई हैं ये उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली मेंशन है। सो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आप सुनिए और नोट डाउन करिए। देखिए, अगला है उत्तराखंड की ये जो अटल आयुष्मान योजना है जिसके बारे में हमने बात करी। आपको बताना है ये चारों में से कौन सी चीज़ उसके लिए सही है। पहली कहती है कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट लिस्टेड हॉस्पिटल
ध्यान रखिए प्राइवेट लिस्टेड, ना कि सारे प्राइवेट, केवल वो हॉस्पिटल जो कि लिस्ट में डाले गए हैं उनमें ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि ये कैशलेस भी है और पेपरलेस भी है, कोई पेपर नहीं चाहिए, कोई कैश नहीं चाहिए। एकदम सही बात है, क्योंकि 5 लाख रुपए का जो कवरेज दिया जाएगा वो कैशलेस होगा, आपको सिर्फ कार्ड दिखाना है जाके हॉस्पिटल में। तीसरा कहता है कि कैशलेस ट्रीटमेंट लेने के लिए गोल्डन कार्ड चाहिए, मैंने आपको पीछे ही बताया। तो तीनों पॉइंट सही हो गए, मतलब फोर्थ हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव राइट, सारे ही पॉइंट्स इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए एक स्कीम उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये हमने करंट अफेयर में कवर करी थी। ये आपको बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम के साथ एसोसिएटेड है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सी यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम के साथ जुड़ी हुई स्कीम है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब समझिए, माइक्रो फूड अपग्रेडेशन का मतलब छोटा से छोटा फूड। अब लोकल लेवल पे कोई बहुत छोटी सी चीज़ बनाई जा रही है, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, उसको भी हायर लेवल पे लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो इसी स्कीम के साथ जुड़ के हर डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल के उसको क्या किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग किया जाएगा, मार्केटिंग करी जाएगी उसकी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं संपदा स्कीम की, तो ये जो संपदा स्कीम है ये किस लिए है? ये है आपके प्रोसेस्ड फूड के लिए। जो फूड की प्रोसेसिंग हो जाती है, हम उसको कैसे और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे, उसे कैसे और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट लायक बनाएंगे, ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ में क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। पीएम किसान योजना आप सबको पता होगी। इसमें क्या किया जाता है, साल भर में 6,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ताकि उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकम की वो किसी तरीके से पूरी की जा सके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 आपको बताना है रिलीज़ कौन करता है, किसने किया। ये इंडेक्स एक्चुअल में क्या हुआ था, 2 पार्ट्स में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और ये रिलीज़ किया गया बाय द नीति आयोग। नीति आयोग आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो लॉन्च करता है। सेकेंड पार्ट अभी रिसेंटली ही इसका लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अब हमने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देखा तो हम उत्तराखंड की तो बात करेंगे ही। आपको बताना है कि हिल कैटेगरीज में, पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा है आपके इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर पे रहा है आपका उत्तराखंड। ध्यान रखिए, केवल हिल कैटेगरी की बात हो रही है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो पूरे इंडिया में पहले नंबर पे रहने वाला आपका जो स्टेट है वो है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका पहले नंबर का स्टेट है। हिल कैटेगरी में उत्तराखंड सेकंड में है, और हिल कैटेगरी में, पहाड़ी कैटेगरी में पहले नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश है। हर एक चीज़ ध्यान रखनी है, हिमाचल प्रदेश हिल कैटेगरी में फर्स्ट है। ऑल ओवर द इंडिया आपका कर्नाटका फर्स्ट है, किसमें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ई रिक्शा वेलफेयर स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है? इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा आपको ई रिक्शा खरीदने के लिए, और इस लोन पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा, ठीक है। मतलब आप कोई भी खुद से अगर अपना रिक्शा चलाना चाहते हो, तो खुद से एम्प्लॉयमेंट खुद को देना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको लोन दिया जाएगा। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू करी है स्कीम, ई रिक्शा वेलफेयर स्कीम। बहुत सारे स्टेट्स पे ई रिक्शा की स्कीम्स चल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड वाली का नाम है चीफ मिनिस्टर ई रिक्शा वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसने किसकी मदद से अपने 402 MPACS को मल्टी सर्विस सेंटर में तब्दील करने का डिसीज़न लिया है। MPACS ये क्या है एक्चुअल में, ये आपके हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। मतलब जो प्राइमरी लेवल पे एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट देती हैं, ये वो सोसाइटीज़ हैं। इनको अब क्या किया जाएगा, मल्टी सर्विस सेंटर में डेवलप किया जाएगा। ये केवल एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट ही नहीं देंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगी, इसलिए इसका नाम अब हो जाएगा मल्टी सर्विस सेंटर,
ठीक है। 402 ऐसे MPACS हैं जिनको मल्टी सर्विस सेंटर बनाया जाएगा। ये किसकी हेल्प से किया जाएगा उत्तराखंड में? नाबार्ड की हेल्प से। नाबार्ड इसमें पूरी तरह हेल्प करेगा ताकि ये जो प्राइमरी लेवल पे लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर को सोसाइटीज़ के द्वारा फार्मर्स को, उसको हम मल्टी सेक्टर रोल दें, मल्टी सर्विस रोल दें, वो तरह तरह के रोल और कर पाएंगी नाबार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली कौन सा लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ, पशुधन गणना आप इसको कह सकते हो, जिसके अंतर्गत ये पता लगा कि उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 44 लाख क्या हैं, लाइफ स्टॉक हैं। ठीक है, 44 लाख जनसंख्या है पशुधन की उत्तराखंड में। संख्या डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट है। कौन सा लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था जिसके अंतर्गत ये पता लगा? ये आपका 20th लाइफ स्टॉक सेंसस था, 20वें नंबर का। ध्यान रखिए ये हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए लाइफ स्टॉक सेंसस कौन कंडक्ट करता है, तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी कंडक्ट करती है। ये मिनिस्ट्री 2019 में ही बनाई गई है। तो अगर पूछा जाए कि अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री कौन सी बनी, तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी बनी, जो कि लाइफ स्टॉक सेंसस कंडक्ट करती है। ये 20वें नंबर का सेंसस था। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1919 में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन, हमने बहुत बार किया है। इसके अंतर्गत जो भी रूरल फैमिलीज़ हैं, ग्रामीण परिवार हैं, उनको क्या दिया जाएगा? टैप वाटर, जल का पानी दिया जाएगा। आपको बताना है ये जो टैप वाटर है ये कौन से साल तक दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा एक और चीज़, हर एक बंदे के पास इस हिसाब से 55 लीटर क्या आएगा? पीने के लायक पानी आएगा। एक बंदे के पास रूरल एरिया में 55 लीटर पानी आएगा अंडर द जल जीवन मिशन। इसका टारगेट है कि 2024 तक हम लोग क्या कर देंगे? रूरल एरियाज़ में टैप वाटर दे देंगे। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि सारे एरियाज़ में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, इन सब में जल जीवन मिशन लॉन्च होगा, तो गलत होगा वो पॉइंट, क्योंकि ये केवल रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में लॉन्च किया गया है, उसी में इसका टारगेट सेट हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है 100 स्मार्ट सिटीज़ की जो रैंकिंग है, ये हमने अपने करंट अफेयर में किया था कि 100 स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग जो है वो निकाली जाती है, और देहरादून हमने देखा था 9th नंबर पे रहा है। ठीक है, रिसेंटली ध्यान रखिए ये रैंकिंग हर हफ्ते निकाली जाती है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हर साल निकाली जाती है या हर महीने, ये हर हफ्ते निकाली जाती है। आपको बस ये बताना है ये रैंकिंग कौन निकालता है, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग कौन निकालता है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। शहरी जो आपकी मिनिस्ट्री है वो इसकी रेटिंग निकालती है, किसकी? स्मार्ट सिटीज़ की। अगला क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आपको बताया कि देहरादून कौन से नंबर पे रहा है स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में, तो अब ये 9th नंबर पे आ गया है। और अगर बात करें स्टेट लेवल पे कि केवल उत्तराखंड में देहरादून कौन से नंबर पे है, तो देहरादून उत्तराखंड में पहले नंबर पे है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 9th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहली बार ऐसा कौन सी ऐसी योजना है जिसको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया। ये जो अवार्ड हैं ये किस लिए दिए जाते हैं कि आपने कितना योगदान दिया और भी ज़्यादा अपने देश को आगे लेके जाने के लिए, काम को कितने अच्छे से किया, कितना एक्सीलेंस लेके आए अपने काम में। और ध्यान रखिए ये जो स्कीम है ये है नमामि गंगे, फोटोग्राफ में आपको दिख रही है। अब क्या होगा, नमामि गंगे का इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई भी बंदा अच्छे से कर रहा है इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिकग्नाइज़ करेगा ऑफिसर्स को। मतलब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नमामि गंगे को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या है, PM एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि नमामि गंगे भी अब इस अवार्ड की कैटेगरी में शामिल हो गई है।
बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्वच्छ भारत, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, ये सारे ऑलरेडी इस कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। मतलब इन सब के अंडर ऑलरेडी ये अवार्ड दिया जाता है। अब नमामि गंगे के लिए भी ये अवार्ड जो है वो आपको दिया जाएगा अगर आपने अच्छा काम किया। आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि उत्तराखंड जो है वो एक्सपोर्ट के मामले में हमारे इंडिया में कौन से नंबर पे है। 2019-20 की बात हो रही है, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे की स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से उत्तराखंड जो है वो इंडिया में है 49th नंबर पे। एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया में 49th नंबर पे आपका उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि उत्तराखंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका एक्सपोर्ट का हिस्सा इंडिया के हिस्से का कितने परसेंट है। अगर इंडिया में टोटल मानिए 50% एक्सपोर्ट होता है तो इस 50% में कंट्रीब्यूशन कितना है उत्तराखंड का। ये केवल एस्टिमेशन है, 50 करेक्ट फिगर नहीं है। तो उत्तराखंड का जो परसेंटेज है इन द एक्सपोर्ट सेक्शन हमारे इंडिया के, वो है केवल 0.48%। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लगाइए, अप्रॉक्सीमेटली, बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली 5%, 0.5% के लगभग कंट्रीब्यूट करता है उत्तराखंड इंडिया के एक्सपोर्ट में। आपको एग्जैक्ट फिगर ध्यान रखना है, 0.48%। ये क्वेश्चन इस पे है कि पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज जो है वो हमारे देश का कौन सी स्टेट में बनेगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ग्लास का ब्रिज है, ये कौन सी स्टेट में बनाया जाएगा। सबसे पहला होगा ये हमारे कंट्री का, ये आपका बनाया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका ये सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा ग्लास फ्लोर। ध्यान रखिए उत्तराखंड में ये ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ऋषिकेश में आपका ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी पे है कि ये जो ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में बनाया जाएगा ये किसका ऑल्टरनेटिव होगा, किसका विकल्प होगा। तो ये आपका लक्ष्मण सस्पेंशन ब्रिज का विकल्प होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं उसी का ऑल्टरनेटिव बनाया जाएगा आपका ये ग्लास फ्लोर ब्रिज। थर्ड ऑप्शन जो आपको डोबरा चांठी ब्रिज दिखाई दे रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि ये उत्तराखंड की कौन सी जगह पे है। ये मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ब्रिज। हम जानकी सेतु भी कवर कर चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, आपने वीडियोज़ देखी हैं, तो आप प्लीज़ इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे स्कीम, ठीक है, या फिर इसका नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही लॉन्च करी है। आपको बताना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस योजना के अंतर्गत किया क्या जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव है नंबर 3। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, टूरिस्ट जो आते हैं उनको बहुत ही साफ़ सुथरी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनको उत्तराखंड में आके एकदम ऐसा लगे कि वो घर में रह रहे हैं। होम स्टे की फैसिलिटी दी जाएगी, चाहे वो नेशनल लेवल का टूरिस्ट हो चाहे आपका इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट हो। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना कि होम स्टे की बात कर रहा है तो क्वारंटीन में कोविड-19 लॉकडाउन वाले लोगों को राशन दिया जाएगा, नहीं। होम स्टे की फैसिलिटी जो है वो किन को फील करवाई जाएगी, आपके टूरिस्ट को फील करवाई जाएगी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे स्कीम। क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जा सकता है कि टूरिस्ट को होम स्टे फैसिलिटी देने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, तो वो आपकी है दीनदयाल उपाध्याय गृह विकास आवास विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, सुरकंदा देवी रोपवे जो है, ठीक है, वो बनाने की क्या की गई थी, प्रस्तावना दी गई थी। ये देखिए रोपवे आपको दिखाई दे रहा है, सुरकंदा देवी बहुत फेमस टेम्पल है। ये जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आपका सुरकंदा देवी रोपवे जो है वो जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है जिसके अंतर्गत सिटीजन्स को हर एक फैसिलिटी जो है वो इजीली दी जाएगी बाय द कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं, जैसे कि वहाँ पे हर एक फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल होती है। आप सीधा वहाँ पे जाके
आधार कार्ड, ई आधार, लाइसेंस कुछ भी है उसकी इंक्वायरी पा सकते हैं। तो ये अब जो प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो इंटरेक्शन है वो किस फॉर्मेट में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया जाए, डिजिटलाइज्ड किया जाए और वो जागरूक हो सकें। इससे एक और चीज़ होगी, अगर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाती है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाती है सिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जो है आपको उसका इनिशिएटिव है एक, उसका नाम बताना है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या होगा, जो भी आम आदमी है वो किसी भी ऑफिसर से आराम से मिल सकता है, अपने दुख बता सकता है। इस इनिशिएटिव के थ्रू आराम से ऑफिसर के और आम आदमी के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई दुख तकलीफ़ है, आप सीधा जाके गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हैं। ये आपको इनिशिएटिव बताना है, इसका नाम क्या है स्कीम का जिसके अंतर्गत ये चीज़ की जा सकेगी। इसका आपका नाम क्या होगा, ई गेट पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ई गेट पास कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये उत्तराखंड का है। दूसरे तरीके से आ सकता है कि ई गेट पास जो है वो किस लिए बनाया गया। ई गेट पास आपको प्रॉपरली ट्रक मूव करने में हेल्प करेगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रक आराम से जा सकेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा कि कॉमन मैन और गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, वो एक दूसरे से आराम से मिल पाएंगे। अब ऑफिसर को भी पब्लिक का ही वो समझा जाएगा, करता धरता नहीं, पब्लिक का सर्वेंट समझा जाएगा। इसका मोटिव ये है ई गेट पास। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत बैंक को लोन देना पड़ेगा, कितने तक का, 10 लाख से 1 करोड़ तक का। किनको देना पड़ेगा, या तो एक शेड्यूल कास्ट के पर्सन को, या फिर एक शेड्यूल ट्राइब के बंदे को, और कम से कम एक औरत, एक वीमेन बोरोअर तो होनी ही चाहिए जिसको इतना लोन दिया जाए। 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन पक्का देना है। ये स्कीम बहुत न्यूज़ में थी और ये डायरेक्टली मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में। इसका सही आंसर है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत एससी, एसटी और जो विमेन हैं आपकी, उनको क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। लोन की अमाउंट है 10 लाख से 1 करोड़। क्यों दिया जाएगा, ताकि ये लोग खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और इक्वालिटी जो है वो और भी ज़्यादा लेके आई जा सके। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वॉश, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये आपको बताना है किसका इनिशिएटिव है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। न्यूज़ में था बहुत रेगुलर, ये है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है आपका वॉश। आपको नाम से ही समझ लग रहा है कि सफाई की महत्वता जो है वो बताई जाएगी। ये आपका हेल्प करेगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को अचीव करने के लिए। ये जो 6 नंबर का गोल है जो कि बताता है क्या गोल है, ये आपका गोल है क्लीन वाटर का गोल, ठीक है। इस क्लीन वाटर के गोल को अचीव करने में आपका वॉश जो है वो मदद करेगा। वॉश आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इसका इम्पोर्टेंस कोविड के टाइम में बहुत बढ़ा, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, हाथ को साफ रखना, सफाई को बना के रखना। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसकी पहली स्टेटमेंट कहती है ये फ़ंड 1995 में सेटअप हुआ ताकि हम गांव में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है कि ये नाबार्ड के द्वारा ये मेंटेन होता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है अगर आपने इकॉनमी पढ़ी होगी। नाबार्ड क्या करता है, जैसे कोई भी बैंक है उसके अंडर क्या होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, कि कुछ एक सेक्टर डिसाइड होते हैं जिसको बैंक को लोन देना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर फार्मर को लोन देना पड़ेगा, छोटे कोई मज़दूर हैं उनको लोन देना पड़ेगा। अगर बैंक 40% हिस्सा अपने लोन का इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को नहीं देती है तो वो जो है वो डायरेक्टली जमा हो जाएगा जाके कहाँ पे, RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड में जमा हो जाएगा, जिसको कि नाबार्ड मेंटेन करता है, ठीक है। फिर इसी से क्या होगा, उस गांव के एरिया का इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से आपका ये लिंक है, और ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड है ये किससे लिंक है आपका, नाबार्ड से। इसको नाबार्ड मेंटेन करता है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं।
क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आ सकता है कि RIDF को कौन मेंटेन करता है, तो आपका नाबार्ड मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नीडा क्या है, NIDA क्या है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। ये एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने पीछे देखा RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये नाबार्ड का ही एक फंड है जिसके अंतर्गत रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ऐसे ही NIDA भी क्या है, ये नाबार्ड का एक फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, आपके लिए एक असिस्टेंस है जिसके थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ये नाबार्ड का ही है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखनी है, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये एक क्रेडिट की तरह है जिसके अंतर्गत लोन दिया जाएगा, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो NIDA है ये सिर्फ रूरल एरिया, गाँव के इलाकों तक सीमित नहीं है। आपका RIDF सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण एरिया में काम करेगा, लेकिन ये हर तरीके के प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जगह बनाना हो, उसके लिए आपको लोन दे दिया जाएगा, अमाउंट दे दी जाएगी, ठीक है। रूरल के लिए भी आपको दी जाएगी और ये नाबार्ड का ही है, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट को क्या देगा, लोन देगा किसी भी तरीके से, अगर वो डेवलप करना चाहती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ का फंड जो है वो फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के डेवलपमेंट के लिए दिया है उत्तराखंड सरकार को। आपको पता है हमने देखा था चमोली को डेवलप किया जा रहा है फिशरीज़ के लिए, तो अब उत्तराखंड में भी फिशरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि मछली पालन करेंगे। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7500 करोड़ की राशि जो है वो दे दी है, किसको, उत्तराखंड को। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जिसमें नाबार्ड भी कंट्रीब्यूट करेगा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी उसमें पैसा देगा, और आपके जो शेड्यूल्ड बैंक जैसे कि SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी पैसा देंगे। तो ये आपका फ़ंड कौन सा है, ये फिशरीज़ का ही फ़ंड है। मछली पालन, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर का जो फ़ंड है उसमें हर एक बंदे का कंट्रीब्यूट होगा। नाबार्ड का कंट्रीब्यूट होगा, शेड्यूल्ड बैंक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, फिर आपके जो कॉरपोरेशन है कोऑपरेटिव वाले वो भी इसमें फ़ंड देंगे। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से विज़न डॉक्यूमेंट में 3 साल, 7 साल और 15 साल के प्लान लिखे हैं जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम 2030 तक क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनका क्या टारगेट है, 169 टारगेट्स हैं उसके अंडर, जिसको हम 2030 तक पूरा करेंगे। और ये उत्तराखंड विज़न 2030 में लिखा गया है कि हम ये जो SDG हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको हम किस तरीके से पूरा करेंगे, 3 साल का प्लान बना के, 7 साल का प्लान बना के और 15 साल का प्लान बना के। अगला क्वेश्चन SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या देखा जाता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको हम 2030 तक पूरा करेंगे, उसमें कौन कौन सी स्टेट कैसे परफॉर्म कर रही है, उससे ये पता लगेगा कि हम पूरा कर भी पाएंगे गोल को कि नहीं कर पाएंगे। ये जो SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट है ये नीति आयोग लॉन्च करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, सीधा पूछा जा सकता है कौन लॉन्च करता है, तो ये नीति आयोग लॉन्च करता है। आपको बताना है कि उत्तराखंड का इसमें कौन से नंबर का रैंक रहा, ठीक है। ये 2019 में ही आई थी, इसमें उत्तराखंड का 9th रैंक था, 9वें नंबर पे आपका उत्तराखंड था SDG इंडिया इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एस्पिरेंट और अचीवर डिक्लेयर किया गया है, कौन सी रिपोर्ट में, SDG रैंकिंग रिपोर्ट में, जो हमने पीछे देखी। देखिए ध्यान रखिए, एस्पिरेंट का मतलब आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अचीवर मतलब आप अच्छा कर चुके। तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है उत्तराखंड का, ठीक है, जिसने कि एस्पिरेंट और अचीवर कैटेगरी हासिल करी हो SDG इंडेक्स में। देखिए अगला है, नीति आयोग ने अपना SDG इंडिया इंडेक्स का 2nd एडिशन भी लॉन्च कर दिया है। इसमें उत्तराखंड कौन सी कैटेगरी में है, हमने पीछे देखा 2 कैटेगरी, एक तो अचीवर थी, एक एस्पिरेंट थी, तीसरी होती है परफॉर्मर, कि आप अभी काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड आपका परफॉर्मर कैटेगरी में है।
उत्तराखंड परफॉर्मर में है, इसीलिए उत्तराखंड का कोई डिस्ट्रिक्ट अचीवर और एस्पिरेंट में आया ही नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो SDG इंडेक्स है इसमें पहला रैंक किसका है, कौन सी स्टेट का फर्स्ट रैंक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए रैंक ध्यान रखने हैं, पीछे मैंने आपको बताया था इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, तो SDG इंडेक्स में कौन सा स्टेट आपका फर्स्ट है, केरला। केरला पहले नंबर पर रहा है आपका, और उत्तराखंड इसमें क्या रहा है, 9th रहा है। ये आपको थोड़े से दिखाई दे रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आप जब अपना स्टैटिक का पोर्शन करेंगे तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि SDG 5 कौन सा है, छठे नंबर का गोल कौन सा है, कोई भी पूछा जा सकता है। हम उनको कवर करेंगे जो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। देखिए आ ही गया वो, ठीक है। इसमें हमें बस ध्यान रखना है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देती हूँ जिससे क्या रहे आपको आसानी रहे इन गोल्स को याद करने में। ये गोल आसानी से याद तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक ट्रिक के थ्रू करते हैं। देखिए पहला गोल क्या कहता है, पहले आप कोई गरीब देखोगे, ठीक है, तो पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात करता है। दूसरे में आप उस गरीब को खाना खिलाओगे, तो दूसरा गोल है हंगर को ख़त्म करने के लिए। तीसरे में आप क्या करोगे, उसकी अच्छी सेहत के लिए उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे क्योंकि बहुत कमज़ोर है, तीसरा गोल ये है। चौथे में आप क्या करोगे, उसकी पढ़ाई वढ़ाई का बंदोबस्त करोगे, उसको अच्छी लाइफ देने की कोशिश करोगे, तो ये है एजुकेशन का। जो आपका 5वें नंबर का है वो है इक्वालिटी के बारे में, आप उसको समानता के बारे में बताओगे। जब वो पढ़ लिख लेगा तो उसको पता लगेगा कि जेंडर इक्वालिटी का इम्पॉर्टेंस क्या होता है। छठा जो आपका गोल है वो किसके लिए है, छठे गोल में उसको पता लगेगा सफाई की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। हमने देखा पीछे छठा गोल WHO उसके अंतर्गत अपना वॉश चला रखा है, देखा ना हमने पीछे। SDG 6 के अंडर 6 क्या है, क्लीन वाटर के साथ इंटीग्रेटेड है। 7वां आपका गोल है एनर्जी के बारे में, अब उसको क्लीन एनर्जी, साफ़ सुथरी बिजली के बारे में पता रहेगा। देखो अब वो पढ़ लिख गया, उसने इक्वालिटी सीख ली, अब उसको एनर्जी भी तो चाहिए ना, बिजली भी तो चाहिए क्योंकि अच्छा लाइफस्टाइल जीने लग गया, तो उसको साफ़ एनर्जी की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। 8वां उसका जो गोल है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि उसको इक्वल स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब उसको चाहिए कि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहें, इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। तो ये इकोनॉमिक के बारे में है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती रहे, उसको प्रॉपर जॉब्स की फैसिलिटीज़ मिलती रहें। जो आपका 8वां गोल है वो किस चीज़ के लिए है, वो आपका है इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा बढ़िया करना, इनोवेशन लेके आना। हम केवल वही गोल्स कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली मेंशन हैं आपके, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक सर्वे में। 11वें नंबर का आपको याद रखना पड़ेगा। 11वां आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये 11 है, यहाँ आप रोड बना दो, सड़क बन जाती है ना बीच में, ठीक है। तो ये किसके लिए है, एकदम प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, सिटीज़, शहरों में सड़कें होती है बहुत बढ़िया बढ़िया, शहरों को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे। सस्टेनेबल मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 15वें नंबर का गोल है हम लैंड को, ठीक है, क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित क्यों रखेंगे, ताकि डेजर्टिफिकेशन ना हो, बहुत सारा लैंड जो है वो डेजर्ट बन रहा है तो उसको रोकेंगे। 16वें नंबर का आपका है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या करेंगे, सबको जस्टिस देंगे, पूरा पीस रखेंगे, पूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है हम उनको इस तरह से यूज़ करेंगे कि आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए भी वो रिसोर्स क्या है, बना रहे। अगला क्वेश्चन है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये इंडेक्स केवल गुड्स के लिए निकाला जाता है, मतलब कोई चीज़ जो है गुड्स, जैसे कोई चावल हो गए, उसके लिए आप WPI कैलकुलेट कर सकते हो, सर्विस के लिए नहीं कर सकते। सर्विस के लिए मतलब जोमेटो वाला कहाँ डिलीवरी देने गया, ये सब के लिए नहीं कैलकुलेट हो सकता। तो आपको ये बताना है, ये 3 कैटेगरी में कैलकुलेट होता है। कैटेगरी कौन कौन सी है, तीनों याद रखनी है, प्राइमरी आइटम, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है इस कैटेगरी में आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा महत्वता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है वेट, ठीक है, वो इसको दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ों को। दूसरे नंबर पे आपका पावर और फ्यूल को दिया जाता है। तीसरे नंबर का सबसे कम शेयर किसका है, प्राइमरी आइटम का। ये शेयर किस चीज़ के बारे में शेयर की बात हो रही है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे WPI इंडेक्स तो किसका कितना शेयर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहेगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी स्कीम ऐसी है जिसके अंतर्गत अब जो राशन कार्ड होल्डर, जिसके पास राशन कार्ड होगा, वो किसी भी स्टेट में चला जाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चला जाए, वो उस राशन कार्ड को दिखा के क्या कर सकता है, राशन ले सकता है। किसी भी राशन शॉप से अब वो राशन ले पाएगा पूरे इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक नेशन और एक ही राशन कार्ड हर एक जगह चलेगा। कोरोना में बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट थे, ठीक है, जिनको राशन नहीं मिल रहा था, तो ये स्कीम बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही पॉइंट नोट करने वाला है उत्तराखंड का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड की कौन सी ऐसी फसल है, ठीक है, जो मैक्सिमम परसेंटेज लेती है, जिसका हिस्सा मैक्सिमम है, मतलब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज लेती है एरिया वाइज उत्तराखंड का, तो वो आपकी गेहूँ है। मतलब 31% हिस्से में उत्तराखंड के गेहूँ की ही पैदावार होती है, ठीक है। गेहूँ पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका है धान। तो वीट है आपका सबसे ज़्यादा एरिया लेने वाली फसल, कहाँ पे, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे। पहला पॉइंट कहता है कि ये स्कीम 100% सेंट्रली फंडेड है, मतलब पूरा फंड इसमें केंद्र देगी। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिस्सा स्टेट को देना पड़ेगा, 75-25, मतलब 75% सेंटर देगी, 25% पैसा स्टेट देगी। ये केवल बात हो रही है जहाँ पे हिल कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं हिल कैटेगरी की बात करूँ, पहाड़ी एरिया की बात करूँ, जैसे उत्तराखंड हो गया, तो 90% हिस्सा कौन देगा, सेंटर, 10% हिस्सा स्टेट देगी, ठीक है। तो उत्तराखंड की अगर डायरेक्टली बात करी जाए, उत्तराखंड में 90% हिस्सा कौन देगा, सेंटर देगा। सेकेंड पॉइंट कहता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक ड्रॉप पे ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे। ये सारे इसी ही स्कीम के पार्ट हैं। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो हर खेत को पानी हो, चाहे वो एक ड्रॉप पे बहुत सारी क्रॉप उगाने की बात हो, इसका मतलब क्या है कि पानी को हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है, पीएम कृषि सिंचाई योजना इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नमामि गंगे स्कीम के अंडर आपको बताना है कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, वो कौन से नंबर का ऐसा स्टेट है जिसने सारी स्कीम जो हैं उनको 3 साल में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब नमामि गंगे स्कीम के अंडर बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे सीवेज को ट्रीट करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। उत्तराखंड ने 3 साल में मोस्ट ऑफ द स्कीम कंप्लीट कर दी, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और ध्यान रखिए, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है पूरे देश का जिसने नमामि गंगे के अंतर्गत सारी स्कीम को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। कितने साल में, 3 साल में। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने गंगा अवलोकन म्यूज़ियम जो कि अभी अभी इनॉग्रेट किया, वो कहाँ पे किया? ये पहला ऐसा म्यूज़ियम है जो रिवर गंगा पे बनाया गया, गंगा अवलोकन म्यूज़ियम, और ये आपका हरिद्वार में है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 1986 में एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे और फार्मर भी हैं ये, इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था। क्यों? ताकि हम अपने लोकल जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हें बचा सकें और हमारे जो इंडिजिनस फार्मिंग है, ठीक है, उसको क्या कर सके, और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकें, स्वदेशी फार्मिंग को क्या करें, प्रमोट करें। लोकल सीड्स क्यों हमें सुरक्षित रखने हैं? क्योंकि बहुत सारे हाइब्रिड सीड यूज़ हो रहे हैं हमारी खेती में, ठीक है। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, फॉरेन के साथ मिक्स किए हुए। तो हमें अपने बीजों को प्रिजर्व रखना है जो इंडिया के वातावरण के हिसाब से अनुकूलित है। तो ये इनका नाम क्या है जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया? इनका नाम आपका है विजय जरधारी। विजय जरधारी जी हैं जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया 1986 में। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ने मार्गदर्शिका फॉर ग्राम पंचायत और पानी समिति, मतलब विलेज की पंचायत के लिए और वाटर कमेटी के लिए गाइडलाइन जारी करी हैं। ये किस स्कीम के अंडर करी? अब देखिए, विलेज पंचायत के लिए या और पानी की कमेटी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, गाँव की बात हो रही है, तो जल जीवन मिशन ही होगा, क्योंकि हमने पीछे देखा जल जीवन मिशन गाँव में क्या करेगा, टैप वाटर लेके जाएगा। तो गाइडलाइन जारी करी है ताकि जल्दी से जल्दी हम जल जीवन मिशन के टारगेट को पूरा कर सकें। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव है किसका, नमामि गंगे मिशन का?
तो ये चारों ही नमामि गंगे मिशन के पार्ट हैं, चारों नहीं 3 हैं। चौथा जो है वो पॉइंट क्या है कि हम जो सीवरेज प्लांट है, सीवरेज को ट्रीटमेंट करने वाले जो प्लांट हैं वो किस हिसाब से लगाएंगे, अगले 10-15 साल के हिसाब से, कि हमें दोबारा नहीं लगाने पड़े। हम अभी से एस्टिमेट ले लेंगे कि अगले 10-15 साल में कितनी ज़रूरत पड़ेगी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, बिल्कुल सही। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हम 10-15 साल के हिसाब से लगाएंगे, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि हम क्या करेंगे, 5,000 विलेजेस में ओपन डिफिकेशन फ्री का स्टेटस लेके आएंगे। ओपन डिफिकेशन फ्री का स्टेटस का मतलब कोई भी घरों के बाहर खुले में शौचालय नहीं जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि हम पोल्यूशन को रोकेंगे, कहाँ कहाँ पे, गंगा में ही नहीं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज में भी रोकेंगे, कि यमुना अगर पोल्यूटेड है उसको भी साफ़ करेंगे। गंगा की जो भी ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पोल्यूशन को रोकेंगे। तो ये चारों किसके ऑब्जेक्टिव हैं, नमामि गंगे मिशन के। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा फल है जो कि सर्दियों में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उगता है, पहले नंबर का उगने वाला फल है। सबसे ज़्यादा सर्दियों में उत्तराखंड में कौन सा फल उगता है, पियर्स, ठीक है, नाशपाती उगती है। सेकंड नंबर पे आपके पीचीज उगते हैं, थर्ड नंबर पे आपका एप्पल उगता है उत्तराखंड में। ये सर्दी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी में क्या हो गया है, नामांकित हो गया है, इनरोल हो गया है। देखिए ये कहाँ का स्क्रीनशॉट है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का ही स्क्रीनशॉट है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सी एजेंसी में ये इनरोल हुआ है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो आंसर क्या होगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी में आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो इनरोल हो गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, हॉर्टिकल्चर को, जिसमें फूलों की, फलों की खेती होती है, सब्जियां उगाई जाती हैं, हॉर्टिकल्चर को ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये और भी ज़्यादा क्या करेगी, मजबूत बनाएगी, और भी ज़्यादा फंड देगी, और भी ज़्यादा प्लानिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस इंटरनेशनल एजेंसी से हॉर्टिकल्चर को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा उत्तराखंड के। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने क्लस्टर जो हैं वो बनाए जाएंगे, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ताकि उत्तराखंड में ट्रेडिशनल फार्मिंग, पुराने तरीके से जो खेती की जाती थी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसे और भी ज़्यादा किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो लगभग मानिए 40,000 क्लस्टर जो हैं, क्लस्टर समझ रहे हैं कि 40,000 छोटे छोटे एरियाज़ को जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या प्रमोट किया जाएगा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था कि उत्तराखंड कितने % हिस्सा जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेके जाएगा अपने राज्य का। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो उत्तराखंड के कितने % जो हिस्से में की जाएगी, ठीक है, कितने % का टारगेट उत्तराखंड ने लिया है। तो 40,000 क्लस्टर जो हैं वो बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर, ये एक तरीके का रोज़ होता है, डमासक, ठीक है, इसकी कल्टीवेशन की जाएगी और ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये कहाँ पे की जाएगी, आपको ये बताना है, किसके अंतर्गत की जाएगी, स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये आपकी अल्मोड़ा में की जाएगी। अगर पूछा जाए डमासक रोज़ कल्टीवेशन कहाँ हो रही है, तो वो अल्मोड़ा में शुरू हो चुकी है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत कौन सी स्कीम को सब्ज्यूम कर लिया गया है। सब्ज्यूम मतलब इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये तीनों ही स्कीम जो आपको दिखाई दे रही हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान, ये तीनों अब किसके अंडर आ गई हैं, समग्र शिक्षा के अंतर्गत। समग्र शिक्षा, अगर इसका आपसे मोटिव पूछा जाए तो इसका मोटिव है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि छोटे बच्चे से लेके प्री प्राइमरी से लेके 12th क्लास तक की सारी एजुकेशन जो है वो समग्र शिक्षा के अंतर्गत आएगी, ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सके। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की माताएं जो हैं, मदर्स जो हैं, उनको क्या देती है, कमला नेहरू पुरस्कार देती है। जब किसी छात्र ने हाई स्कूल में, हाई एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म किया, मेरिट हासिल किया, तो उनकी मदर्स को क्या दिया जाता है, कमला नेहरू पुरस्कार दिया जाता है, और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट देती है।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि कमला नेहरू पुरस्कार कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है, उत्तराखंड। अगर आ जाए कि कमला नेहरू पुरस्कार किस फील्ड के साथ रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन के साथ है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपका मेंशन था कमला नेहरू पुरस्कार इकोनॉमिक सर्वे में, तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, अभी कोविड की वजह से क्या हुआ, लोगों के पास पढ़ाई के बहुत सारे चारे छूट गए, ठीक है। तो बहुत सारी लर्निंग मटेरियल नहीं है जगह जगह पे, क्योंकि लोग ऑनलाइन, लोगों के पास पढ़ने के लिए कोई टूल ही नहीं है, मोबाइल नहीं है बहुतों के घरों में। तो देखिए, इसको दूर करने के लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जो लेक्चर्स होते हैं स्कूल के, उनको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, एक टीवी चैनल के थ्रू पूरी जगह जाएगा वो लेक्चर, ठीक है। बस आपको उस टीवी चैनल का नाम बताना है। ये टीवी चैनल यूनिवर्सल है, पहले से ही हर एक घर में ये टीवी चैनल मिल जाएगा, चाहे किसी भी एरिया में चले जाओ। पिछड़े से पिछड़े एरिया में एक चैनल पक्का होता है टीवी पे, वो कौन सा है, आपका दूरदर्शन। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो दूरदर्शन चैनल का सहारा लेके लेक्चर्स को क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। सेकेंड पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।